एक देश में एक राजा और रानी शासन करते थे। उनके 3 बेटे थे जो अब विवाह योग्य उम्र को पहुंच चुके थे। एक दिन राजा ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, प्यारे बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम अपना घर बसाओ, मगर मैं तुम्हारे लिए कोई दुल्हन नहीं खोज पाया। इसलिए अब तुम तीनों अपने अपने धनुष बाण उठाओ और जहां भी तुम्हारा तीर गिरेगा वहीं से तुम्हारी दुल्हन मिलेगी। तीनों राजकुमारों ने राजा के आदेश का पालन किया। उन्होंने अपने धनुष से तीर छोड़े। सबसे बड़े बेटे का तीर एक किसान के खेत में गिरा और वहां से वह तीर किसान की बेटी लेकर आई। अब बारी थी दूसरे बेटे की। दूसरे बेटे ने तीर चलाया। तीर एक माली के बगीचे में जाकर गिरा। माली की बेटी तीर लेकर आई, लेकिन जब सबसे छोटे बेटे ने तीर छोड़ा तो वह इतनी ऊपर चला गया कि वह नजर ही नहीं आया। बेचारा छोटा राजकुमार घंटों तीर को खोजता रहा, लेकिन उसको कुछ नहीं नच मिला। वह तीर को खोजते खोजते जंगल में पहुंचा। वहां उसे एक तालाब दिखाई दिया। एक कमल के फूल पर एक मेंढकी बैठी थी। मेंढकी ने तीर पकड़ा हुआ था। मेढकी, यह तीर मेरा है, मुझे मेरा तीर लौटा दो। छोटे राजकुमार, मैं आपका तीर तभी वापस दूंगी जब आप मुझे अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकार करोगे। राजकुमार ने घृणा भरे स्वर में कहा, ये तुम क्या कह रही हो? कैसे कोई राजकुमार एक मेंढकी से विवाह कर सकता है? परंतु वह अपने पिता की आज्ञा को नकार नहीं सकता था। हार कर वह मेंढकी को साथ लेकर महल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचने पर उसने अपने पिता राजा को पूरी घटना विस्तार से सुनाई। पिताजी, मैं अपना तीर ढूंढते जंगल में गया तो जाकर देखा तीर मेंढकी के पास गिरा हुआ है। जब मैंने अपना तीर वापस मांगा तो मेंढकी ने मुझसे कहा कि वह मेरा तीर तभी देगी तब मैं उससे शादी करूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं मेंढकी को महल ले आया। राजकुमार ने अपने पिताजी को मेंढकी दिखाई। राजा ने मेंढकी को देखते हुए गंभीरता से कहा, बेटा, अगर तुम्हारी किस्मत में मेढकी से विवाह लिखा है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। उसी दिन महल में तीनों राजकुमारों का विवाह संपन्न हुआ। दोनों राजकुमारों ने सुंदर कन्याओं से शादी रचाई, जबकि छोटे बेटे ने मेंढकी से विवाह किया। समय बीतता गया। एक दिन राजा ने अपने तीनों पुत्रों को दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, मेरे प्रिय बेटों, मैं देखना चाहता हूं कि तुम में से किसकी पत्नी मेरे लिए सबसे सुंदर कमीज तैयार कर सकती है। तीनों राजकुमारों ने पिताजी की आज्ञा स्वीकार की और अपने अपने कक्ष में लौट गए। 2 बड़े राजकुमार निश्चित थे क्योंकि उनकी पत्नियां कुशल सिलाई कढ़ाई में निपुण थीं, जबकि छोटा राजकुमार बेहद परेशान था। वह उदास मन से कज में पहुंचा तो मेंढकी ने उसे इस हाल में देख लिया। कोमल स्वर में पूछने लगी, स्वामी, आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? राजकुमार ने उदासी भरे स्वर में कहा, अब तो मुझे शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि पिताजी ने हमसे कहा है कि हमारी पत्नी सुबह तक उनके लिए एक सुंदर कमीज तैयार करें। मेंढकी ने हंसते हुए कहा, अरे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप पहले भोजन कीजिए और फिर चैन से सो जाइए। याद रखिए, हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। राजकुमार भोजन करके बिस्तर पर लेट गया और जल्दी से गहरी नींद में चला गया। उसके बाद मेंढकी बाहर आकर एक चबूतरे पर जा बैठी। वहां उसने अपनी बदन की खाल उतारी। वह देखते ही देखते एक अत्यंत सुंदर युक्ति में बदल गई और उसने आदेश दिया, मेरी सेविकाओं, मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसी कमीज तैयार करो जैसी मेरे राजघराने में तैयार की जाती है। रात भर में एक शानदार कमीज तैयार कर दी गई। सुबह जब राजकुमार की नींद खुली तो उसने देखा मेंढकी बेड पर बैठी है। उसके हाथ में कपड़े में लिपटी एक कमीज थी। राजकुमार खुशी से झूम उठा और तुरंत कमीज लेकर अपने पिताजी के पास गया। उस समय राजा अपने अन्य बेटों द्वारा लाई गई कमीजें देख रहे थे। सबसे बड़े बेटे ने अपनी कमीज राजा के सामने फैलाकर रखी। ये देखिए पिताजी, आपके लिए मेरी पत्नी ने बहुत ही सुंदर कमीज तैयार की है। यह कमीज तो इतनी साधारण है कि कोई साधारण किसान भी शायद ही पहनना चाहे। उसके बाद दूसरे बेटे ने अपनी कमीज राजा के आगे रखी। लीजिए पिताजी, मेरी पत्नी ने आपके लिए बहुत ही लाजवाब कमीज तैयार की है। ये आपको जरूर पसंद आएगी। राजा ने उस पर एक नजर डाली और कहा, यह तो इतनी खराब है कि कोई बर्तन बढ़ने वाला कुमार भी इसे पहनने से मना कर दे।
अब सबसे छोटे राजकुमार की बारी थी। उसने धीरे धीरे कमीज खोली। कमीज इतनी भव्य थी कि सभी की निगाहें उस पर ठहर गईं। सोने और चांदी के महीन धागों से बनी हुई वह कमीज सही रूप की प्रतीक लग रही थी। राजा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, अब मेरे लिए अच्छी कमीज तैयार हुई है, किसी राजा के पहनने लायक है। कमीज दिखाने के बाद सभी राजकुमार अपने कक्ष की तरफ लौट गए। बड़े राजकुमार रास्ते भर बड़बड़ाते रहे। हमने तो बेवजह अपने छोटे भाई की पत्नी का मजाक बनाया। वह कोई साधारण मेढकी नहीं, जरूर उसमें कोई रहस्यमयी शक्ति है। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर में पहुंचा तो उसकी मेंढकी ने उसको उदास देखकर पूछा, राजकुमार, आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? आप मुझे बताइए कि क्या बात हुई। राजकुमार ने सारी बात मेंढकी को बताई और साथ में पिताजी का आदेश भी बताया। मेंढकी मुस्कुराई और बोली, ओह, बस इतनी सी बात, आप परेशान मत हो। आप बस इतना करना कि दावत में अकेले चले जाना। मैं तुम्हारे बाद वहां पहुंच जाऊंगी। जब तुम्हें गरजने की आवाज सुनाई दे, तब मेहमानों से कहना कि तुम्हारी पत्नी अपनी सवारी में आ रही है। राजकुमार ने वैसा ही किया। वह महल की दावत में अकेले पहुंचा, जबकि उसके दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ वहां पहले से मौजूद थे। उनकी पत्नियां सजे धजे गहनों और रेशमी कपड़ों में खूब चमक रही थीं। राजा रानी और बाकी अतिथि सभी भोज के लिए एकत्र हुए ही थे कि अचानक महल के बाहर तेज गड़गड़ाहट हुई। दीवार थर-थर करने लगी। तभी छोटे राजकुमार ने सबको संयमित किया और कहा, चिंता मत करो, वह मेरी पत्नी है, वह अपने रथ में आ रही है। सारे लोग उत्सुकता से दरवाजे की ओर देखने लगे। सभी मेहमानों की निगाहें दरवाजे पर टिकी हुई थीं। सब बेसब्री से छोटे राजकुमार की पत्नी की प्रतीक्षा कर रहे थे। सब राजकुमार की पत्नी के झलक पाने के लिए उत्सुक थे। तभी महल के एक दरबार से बेहद सुंदर राजकुमारी भीतर आई, जिसने सुंदर कलर का गाउन पहन रखा था। उस पर जड़े चांदी जैसे चमकते सितारे उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। उसे देखते ही हर कोई आश्चर्यचकित हो गया। चारों ओर उसकी सुंदरता की चर्चा होने लगी। छोटा राजकुमार गर्व से मुस्कुराया, अपनी पत्नी के साथ भोज में शामिल हो गया। उधर राजकुमार के बड़े भाइयों की पत्नियों को उसका सौंदर्य देखकर जलन होने लगी। भोजन संपन्न होने के बाद राजा ने सभी को नृत्य करने का आदेश दिया। भी राजकुमार की मेंढकी पत्नी ने नृत्य आरंभ किया। वह धीरे धीरे घूमती हुई इस तरह से लगने लगी कि सब लोग सम्मान और प्रशंसा के साथ देखने लगे। उसके बाद बड़े भाइयों की पत्नियों ने भी नाचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने हाथ हिलाए, उनके गहने उड़ते हुए सीधे राजा से जा टकराए। राजा गिरते गहनों को देखकर बहुत ज्यादा नाराज हो गया। राजा गुस्से में नृत्य समारोह छोड़कर अंदर चला गया। छोटा राजकुमार अपनी पत्नी की सुंदरता से बहुत खुश था, लेकिन राजकुमार चुपचाप कक्ष गया। कहीं ऐसा ना हो कि वह फिर से मेंढकी के रूप में लौट आए। ऐसी चिंता में वह वहां से चुपचाप निकला और सीधा अपने कक्ष पहुंचा। वहां जाकर उसने मेंढकी की पुरानी खाल को उठाया, बिना कुछ सोचे समझे उसे आग में झोंक दिया। थोड़ी देर बाद जब उसकी पत्नी कक्ष में आई तो खाल को न पाकर वह गहरी पीड़ा से भर उठी। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसने कहा, तुमने ये क्या कर दिया? राजकुमार, बस 3 दिन और इंतजार कर लेते तो हम हमेशा के लिए साथ रह सकते थे। अब हमारे रास्ते अलग हो गए। यह कहते कहते वह एक गुलाबी चिड़िया में बदल गई और खिड़की से बाहर उड़ गई। राजकुमार तुरंत उसके पीछे दौड़ा, लेकिन काफी दूर जाकर वह चिड़िया अचानक हवा में विलीन हो गई। उसके बाद वह अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए जंगलों, घाटियों, पहाड़ों में भटकता रहा, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं लगा। इस खोज में 2 साल बीत गए। वह थक हार कर परेशान हो गया था, चेहरा धूल से दूषित हो गया था। मैं पूरी तरह टूट चुका हूं। तभी उसकी नजर एक अजीब सी झोपड़ी पर पड़ी। वह झोपड़ी मुर्गी की टांगों पर खड़ी थी और लगातार घूम रही थी, मानव किसी रहस्य को छुपा रही हो। यह दृश्य देखकर राजकुमार बोला, हे झोपड़ी, जरा कृपा करके अपना पिछला हिस्सा पेड़ों की ओर कर लो और मुख मेरी ओर घुमा लो। राजकुमार के इतना कहते ही झोपड़ी थम गई और तुरंत ही एक दरवाजा खुला, मानो वह उसी का इंतजार कर रही हो।
राजकुमार झोपड़ी के अंदर चला गया। झोपड़ी के अंदर उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जिसकी आंखों में चमक थी। वह बोली, बेटा तुम कौन हो और इस भारी जंगल में किसे ढूंढ रहे हो? राजकुमार ने सारी बात उस महिला को बता दी। राजकुमार, तुमने जो किया दुर्भाग्यपूर्ण। राजकुमारी कुछ ही समय में अपने शराब से मुक्त होने वाली थी और तुमने उसकी खाल जला दी। राजकुमार ने चौंकते हुए पूछा, कृपया बताइए, आखिर किसने उसे श्राप दिया और उसके पीछे की सच्चाई क्या है? महिला ने नरम स्वर में कहा, बेटा अभी तुम काफी थके हो, पहले पेट भर खाना खा लो और थोड़ा विश्राम कर लो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताऊंगी। राजकुमार ने उसकी बात मान ली। देर बाद जब आराम करके उठा तो उसने फिर से वही सवाल दोहराया। अब मेरी बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कृपया मुझे सारा सच बता दो। कि तुम खोज रहे हो वह कोई साधारण प्राणी नहीं है, वह पड़ोसी राज्य की राजकुमारी है। उस राजकुमारी के पिता को अपनी बुद्धि पर बहुत गर्व था। वह यह मानते थे कि उसके जैसी समझदारी किसी में नहीं है। दुर्भाग्य से उसकी बेटी उनसे भी ज्यादा अधिक चतुर और समझदार निकली। प्रजा राजकुमारी की बुद्धि की तारीफ करने लगी। राजा को अपनी ही बेटी से जलन होने लगी और वह बार बार यह सिद्ध करने की कोशिश करता कि वही असली बुद्धिमान है। समय बीतता गया और यह खटास बढ़ती चली गई। एक दिन जब राज्य में 14वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, उसने सभा में एक विचित्र ऐलान कर डाला। राजा ने पूरे दरबार के सामने एक विचित्र घोषणा की। उसने कहा, अगर मेरी बेटी को लगता है कि वह मुझसे अधिक चतुर है तो उसे 2 वर्षों तक मेंढकी के रूप में जीवन बिताना होगा और उसके बाद किसी राजकुमार से विवाह करके सुख में गृहस्थ जीवन विस्थापित करना होगा। राजकुमार यह सुनकर बेहद व्यथित हो गया। उसने उस स्त्री की ओर देखकर कहा, मैं अपनी पत्नी को हर हाल में खोज निकालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी संकट का सामना क्यों न करना पड़े। कृपया मुझे मार्ग बताइए। बेटा, तुम्हारी पत्नी इस समय पुराने हड्डियों के राज्य में एक दुष्ट जादूगरनी के कब्जे में है। वहां तक पहुंचना, उसे छूना अत्यंत मुश्किल है, क्योंकि वह जादूगरनी अपराज्य मानी जाती है। आज तक कोई भी उसे पराजित नहीं कर पाया। उसकी ताकत आज भी एक रहस्य में छुपी हुई है। उसकी आत्मा एक सुई में है। वह सुई एक अंडे के अंदर है। वह अंडा एक बत्तख के पेट में है। वह बत्तख एक डिब्बे में बंद है। वह डब्बा एक बहुत ऊंचे वृक्ष की सबसे ऊपरी शाखा पर रखा गया है और चुड़ैल उस स्थान के दिन रात निगरानी करती है, जैसे उसकी जान उसी में बसी हो। यह बताते हुए उस स्त्री ने एक चमकता हुआ धागों का गोला निकाला और राजकुमार को सौंपते हुए बोली, बेटा, यही धागा तुम्हें तुम्हारी पत्नी तक पहुंचाएगा जो उस जादूगरनी की कैद में है। राजकुमार ने धागों का गोला जमीन पर फेंका। वह जैसे जैसे आगे लुढ़कता गया, वह भी उसके पीछे पीछे घने जंगल की ओर बढ़ता चला गया। कुछ ही देर में वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा, जहां एक विशाल कत्थई रंग का भालू रास्ते के बीच बैठा था। वह भालू इंसानी स्वर में बोला, मैं बहुत ज्यादा कमजोर और भूखा हूँ। राजकुमार, मुझे मत मारो, एक दिन तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ सकती है। राजकुमार का मन पसीज गया और उसने धनुष नीचे रख दिया। राजकुमार भालू को बिना कोई नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर चलते हुए उसके सिर के ऊपर एक सफेद नर बत्तख उड़ता दिखाई दिया। राजकुमार ने जैसे ही अपनी कमान शादी, तभी बत्तख बोला, कृपया मुझे जीवन दान दो, समय आने पर मैं तुम्हारे काम आऊंगा। यह सुनकर राजकुमार ने उस पर भी तीर नहा चलाया और फिर अपने धागों के जादुई गोले के पीछे पीछे आगे बढ़ता गया। शाम होते होते वह एक विशाल पेड़ के पास पहुंचा। यह पेड़ बहुत ज्यादा ऊंचा घना था। उसकी सबसे ऊंची शाखा पर एक पत्थर का संदूक रखा हुआ था। वह उसे देखकर सोच में पड़ गया। इस भारी भरकम बक्से को वह नीचे कैसे लेगा? तब भी अचानक वहीं पर वही कत्थई रंग का भालू प्रकट हुआ, जिससे राजकुमार पहले जंगल में मिला था। भालू ने अपनी ताकतवर भुजाओं से पेड़ को पूरी जड़ से उखाड़ दिया। पेड़ के साथ ही वह पत्थर का बक्सा भी नीचे गिरा और टूटकर बिखर गया। उसके अंदर से एक बत्तख उड़ती हुई आसमान में निकल गई। इस समय वह सफेद नर बत्तख आया, जिसे राजकुमार ने पहले जीवन दान दिया था। उसने बिजली की तेजी से पहले बत्तख को जोर से मारा। उसके भीतर छिपा अंडा बाहर निकल झाड़ियों के ऊपर गिर गया।
राजकुमार ने अंडा उठाया और ध्यान से फोड़ा। भीतर एक बारीक सुई छिपी हुई थी। जैसे ही राजकुमार ने सुई को मोड़ना शुरू किया, जितनी वह सुई मोड़ती उतनी ही तेजी से वह भयानक चुड़ैल दर्द से करहाने लगी। उसकी सारी जादुई शक्तियां क्षीण होती गई और उसका काला जादू हमेशा के लिए खत्म हो गया। राजकुमार सोच रहा था, अब चुड़ैल तो मर गई, पर मैं राजकुमारी को कैसे ढूंढूं? राजकुमार यह सब सोचकर परेशान ही हो रहा था कि तभी राजकुमारी सामने प्रकट हो गई। मुस्कुराते हुए राजकुमारी ने कहा, राजकुमार, तुम समय पर आ गए। एक पल और होता तो सब खत्म हो जाता। दोनों की आंखें मिली और मानो सारा दुख बह गया। वे दोनों अपने राज्य में लौटे और वहां प्रेम, शांति और आनंद के साथ रहने लगे।